हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी मतलब भूगोल में चैप्टर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, ये चैप्टर जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ आधा कर चुकी हूँ, मतलब इसके 2 पार्ट्स जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आज जो है 3rd पार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि जो 3rd पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा मैंने मैप के थ्रू जो है डायग्राम के थ्रू चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर किए हैं। आप देखेंगे कि आधी चीज़ें तो आपको उसी टाइम जो है लर्न हो जाएंगी और इस पार्ट से जो है बहुत क्वेश्चन जो है सी टेट में फैक्ट्स आपको बताऊं कि ये चैप्टर जो है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है स्टेटमेंट में और फैक्ट्स में मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों ही इससे आते हैं। इसीलिए जो है अगर मैं चाहती ना तो ये तीनों पार्ट आप लोगों को एक ही बार में कंप्लीट करवा देती, लेकिन इससे क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है छूट जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मोटो यही है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एनसीईआरटी जो एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बेसिक से कवर कराऊँगी और नोट्स वैसे ही प्रोवाइड करूँगी। तो यही कारण है कि मैंने इसे पार्ट्स में करवाया, क्योंकि इस चैप्टर से जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए हम जो है बुक से भी करेंगे और जिसको भी जरूरत पड़ेगी कि एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके से जो है मैं पीडीएफ पीपीटी के थ्रू भी आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर करूंगी। क्योंकि आपका अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब तो रही बातें, बाकी आप कर लेते हैं काम की बात। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सी टेट की आप बेसिक से मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 एक मिनट, हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 इसमें जो है मैंने आपकी सीडीपी की क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है स्टार्ट करवा दी है। ईवीएस की भी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पेपर 2 वालों की एसएसटी की क्लास चल ही रही है और हिंदी। देखिए एक एक क्लास एक एक करके सब क्लासेस होंगी, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जो है सी टेट के एग्ज़ाम तक मैं एक अच्छा मटेरियल भी प्रोवाइड करूँ और अच्छी प्रैक्टिस भी करवा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सी टेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में जो है आप लोगों को बीच बीच में गाइड भी करती रहती हूँ, स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात। ठीक है, घास स्तर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, घास स्तर। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को वनों के बारे में बताया था, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन। और शीतोष्ण में जो है दोनों में ही सदाबहार वन और पर्णपाती वन होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन, ये जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम घास स्थल पर आते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। अगर उष्णकटिबंधीय वन होते हैं तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी होते हैं। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जब उष्णकटिबंधीय लिखा है तो उष्णकटिबंधीय एरिया में ही पाए जाते होंगे। अब आप सोचेंगे उष्णकटिबंधीय एरिया कौन सा है, जो पहली बार देख रहे होंगे उनको यही लगेगा, लेकिन जिन्होंने पहले मेरा ये वाला इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख रखा होगा उनको चीज़ें जो है क्लियर होंगी। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन भी पाए जाते हैं। उसी तरीके से उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपका जो इसके बारे में है, अब वो देख लेते हैं फैक्ट्स क्या है। देखिए यह वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा जो होता है, ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी उग सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी उग सकते हैं, राइट। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, दोनों ओर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। कहने का मतलब जो है उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है ये भूमध्य रेखा के किसी ओर भी उग जाते हैं, मतलब कि इधर भी उग सकते हैं, इधर भी उग सकते हैं, और ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले। कहने का मतलब ये पूरा एरिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है आपका, ये पूरा एरिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। क्योंकि घास स्थल है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा नहीं होती होगी। जो आपका उष्णकटिबंधीय एरिया होता है यहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है इसके पास जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे वन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आप लोग जो है इससे दूरी जाएंगे
देखिए एक मिनट, मैं अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत चीज़ें क्लियर नहीं। जो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा वाला, यहाँ पे जो है आप लोगों का उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे आप दूर जाते जाएंगे ना, तो आपको जो है घास स्थल मिलने लगेंगे, लेकिन वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसीलिए उसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है। तो यही बोला गया है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में कि यह वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। तो जब भी आए कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल से रिलेटेड कोई फैक्ट पूछा जाए स्टेटमेंट में, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो घास हैं ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और कहाँ तक फैले होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। यह वनस्पति जो है निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। मतलब कि निम्न से मध्यम, जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है और थोड़ा सा उससे जो है ऊपर तक वर्षा, मतलब ज़्यादा वर्षा होती है। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं होती है, निम्न से मध्यम। तो बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, निम्न से मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है? घास स्थल। ये दोनों फैक्ट उम्मीद करती हूँ कि याद रहेंगे आपको। यह घास स्थल जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये घास जो है छोटे छोटे नहीं होते हैं। ये घास जो है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, तो ये घास स्थल जो बहुत ही बड़े होते हैं, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है इसी तरह का है। ये जो दिखाया गया है ना, ये अफ्रीका का सवाना स्थल। अब आप सोचेंगे अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि ये देख रहे हैं ना भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे ये जो है क्या है? सवाना घास स्थल जो है इसी तरह का जो है उदाहरण है किसका? उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ही। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और भी। एक मिनट, हाँ, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है। तो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि, ये जानवरों के नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। गलती से कट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट है ना, वो किसमें कंफ्यूज होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं खुद हुई हूँ कंफ्यूज, इसीलिए मैं आप लोगों को मैप के थ्रू, मेरे को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैप के थ्रू बताने वाला नहीं, बस एनसीईआरटी देखा और उसी में जो है बस रट लिया, ऐसे हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जब समझ में आती है ना बातें, तो ऐसे समझ में लगता है कि काश कोई मैप के थ्रू जो है समझाया होता तो हमें जो है रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील और वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, याद रहेगा। ये देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय। ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा भी होती है। भूमध्य रेखा के पास जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मतलब कि जो भी घास उगते हैं उसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जो घास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है उसे जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल बोला जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो है पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा, इसके दोनों तरफ जो है पाए जाते हैं। ये हमेशा निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल में लानोस। लानोस कहाँ पे पाया जाता है? तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो है ये वेनेजुएला है। क्या है? वेनेजुएला। एक मिनट, यहाँ पे गलत पेन नहीं चल रही है। वेनेजुएला, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है आप लोगों का क्या है? वेनेजुएला। तो यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका में जो है वेनेजुएला है। वेनेजुएला में जो है लानोस घास स्थल, लानोस जो है एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, मतलब दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कंपास दिख रहा है ना, ये कंपास, ये जो है ब्राज़ील है। अब ये पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये देखिए पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी ब्राज़ील में जो है क्या पाया जाता है, या पूछा जाए ब्राज़ील में क्या पाया जाता है, कौन सा घास स्थल? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का नाम क्या है? कंपास। कंपास जो है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जो कि पाया जाता है पूर्वी ब्राज़ील में। ठीक है, ये याद हो गया। अब इसके बाद जो है एक चीज़ और आप लोगों ने यहाँ पे सवाना देख सकते हैं। सवाना, अगर आप लोगों से दक्षिणी अफ्रीका, मतलब कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें दक्षिणी अफ्रीका साइड में जो है सवाना घास स्थल जो है पाया जाता है। तो
लानोस जो है कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे वेनेजुएला है, वहाँ पे लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल मिलता है। ठीक है। कंपास पूर्वी ब्राज़ील में जो है एक घास स्थल है जो इसका नाम क्या है, सॉरी उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है कंपास पूर्वी ब्राज़ील में मिलता है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों की याद हो गई होंगी। सवाना जो है आप लोगों को पता ही चल गया, सवाना जो है कहाँ पर है, ये जो है दक्षिणी सॉरी दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। तो और यहाँ पे जो है ये तीनों ही आप लोगों से पूछा जाता है और तीनों ही एनसीईआरटी में दिया गया है। वैसे बहुत सारे हैं, अगर डीएसएसबी के लिए जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें जो है पूरे घास स्थल के बारे में बताऊंगी। ठीक है। तो 3 हमने उष्णकटिबंधीय घास स्थल पढ़े हैं, कौन कौन से, लानोस, कंपास, सवाना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे जो है क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। एक वेनेजुएला, ब्राज़ील और ये क्या है आपका दक्षिणी अफ्रीका। ओके। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल कौन से होते हैं, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीपों के भीतरी भागों में उग जाते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों मतलब उष्णकटिबंधीय के बाद वाले जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंध के बाद वाले क्षेत्र मतलब कर्क रेखा के बाद का जो क्षेत्र होता है और मकर रेखा के जो बाद का क्षेत्र होता है। आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, यहीं पर समझा देते हैं। देखिए, कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है। ये मकर रेखा है, मकर रेखा के इधर और कर्क रेखा के इधर, तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसके मतलब कि ये मध्य जो है महाद्वीपों के बीच में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं। तो महाद्वीपों के भीतरी भागों में जो है कौन सा घास स्थल पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल। यहाँ की घास आमतौर पे छोटी और पौष्टिक होती है। ठीक है। ये घास स्थल बहुत ही अच्छी मानी जाती है और ये छोटी होती है, क्योंकि ये छोटी इसका होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। भूमध्य रेखा से आप देख रहे हैं ना, दूर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से दूर जा रहे हैं, शीतोष्ण इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बाद और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद जो है शीतोष्ण क्षेत्र पाया जाता है, शीतोष्ण, इसलिए वहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल बोला जाता है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखा है, शीतोष्ण प्रदेश में जो है कौन कौन सी जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलॉग जो है ये पाए जाते हैं। तो जब आप लोगों से जानवरों के बारे में पूछा जाए तो इसी तरीके से पूछेगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन से जानवर पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलॉग जो है ये जो है शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन से घास पाई जाती है, कौन शीतोष्ण जो घास स्थल है अलग अलग क्षेत्रों में उनका नाम क्या है। जैसे कि पैम्पास, आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, एक मिनट वेट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में ही ये ब्राज़ील है, वेनेजुएला है। इस तरीके से जो है ये 15 कुछ हैं इसके, मैं बता दूंगी। अभी अभी जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। अर्जेंटीना है ये, अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना में जो है क्या पाया जाता है, पैम्पास। पैम्पास घास स्थल जो है कहाँ पर पाया जाता है, वो है अर्जेंटीना में। और ये कौन सा घास स्थल, शीतोष्ण। क्यों शीतोष्ण है, अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मैंने बताया ना, मकर रेखा के बाद वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला, ये जो है कौन सा होता है, कौन सा क्षेत्र, ये होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्र होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण घास स्थल बोला गया है। अब इसके बाद जो है आपको ये दिख रहा होगा, प्रेरी। प्रेरी जो है मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास स्थल पाया जाता है, तो प्रियरी। प्रियरी, और ये कौन सा घास स्थल है, क्योंकि कर्क रेखा के बाद है तो शीतोष्ण, शीतोष्ण घास स्थल है प्रियरी। और ये कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में या मध्य अमेरिका में, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अब इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास स्थल पाया जाता है, डाउन्स। कौन सा घास स्थल पाया जाता है, क्योंकि मकर रेखा के बाद, ये देख रहे हैं ना मकर रेखा, मकर रेखा के बाद मतलब शीतोष्ण क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो शीतोष्ण घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो वो है नाम डाउन्स। इसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना में कौन सी घास स्थल पाई जाती है, पैम्पास, और ये क्या है, शीतोष्ण घास स्थल। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, शीतोष्ण घास स्थल, निम्न में से शीतोष्ण घास स्थल कौन सा है, या अर्जेंटीना में कौन सा घास स्थल पाया जाता है, या नाम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण, या पूछ सकता है कि शीतोष्ण पैम्पास किस मतलब किस जगह पर पाया जाता है, तो वो अर्जेंटीना है। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आपके थ्रू बता रही हूँ। उत्तरी अमेरिका बता दिया प्रेरी, मध्य एशिया में बताती हूँ स्टेपी और वेल्ड, ये नहीं बताया ना, ऑस्ट्रेलिया में बता दिया डाउन्स। अब हम चलते हैं दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पे आप वेल्ड देख रहे होंगे, वेल्ड,
यहाँ पे जो ये है ना, ये इधर ये जो है आपका ये वेल्ड, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, ये मकर रेखा, ये तो हमारा वो है कर्क रेखा, गलती से बोला मैंने। ये देखिए ये वेल्ड है ना, ये मकर रेखा के बाद तो ये शीतोष्ण घास स्थल, ये कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण घास स्थल है। प्रेरी हो गया। स्टेपी, मध्य एशिया में क्या पाया जाता है? स्टेपी घास स्थल, ये भी शीतोष्ण घास स्थल है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आप लोगों को ये पांचों जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, ठीक है। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, याद रखिएगा अगर सेल्फ स्टडी करें तो आपको यहाँ पे वो जो जरूर मतलब कि अच्छा मटेरियल मिलेगा। और अगर आप लोग अपने से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना। कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, कंटीली से ही पता चल रहा होगा कि कंटीली झाड़ियाँ, इसका मतलब यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती होगी या तो नहीं होती होगी। मतलब शुष्क जो रेगिस्तानी एरिया वहाँ पे पाए जाते होंगे, शुष्क प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। इससे तो ये यहीं से आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन ये पाई कहाँ जाती हैं? देखो, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो मैम ने अभी बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे जो है बता रही है शुष्क मौसम भी होता है। तो देखिए इसका भी एक वो है, अभी मैं इससे अगला जो चैप्टर करवाऊंगी ना, इसका नहीं, 6th क्लास का जब मैं करवाऊंगी, 6th क्लास में एक चैप्टर छूटा हुआ है, उसमें जो मैं करवाऊंगी तो बताऊंगी कि किस तरह से पर्वतीय विक्षोभ और पर्वतीय सम्मुख ढाल और पर्वतीय विक्षोभ ढाल, मतलब कि किस तरीके से बारिश होती है जब हवाएं जो है समुद्र से नमी लेकर, एक मिनट, जब हवाएं समुद्र से नमी लेकर पर्वत की एक ही ओर जो है बारिश कर देती है तो वो पर्वतीय मतलब पर्वतीय सम्मुख ढाल की तरफ वर्षा होती है, ठीक है, एक विमुख जिधर बारिश नहीं पहुंचती है। कहने का मतलब है जब हवाएं नमी लेकर पर्वतों से टकराती हैं तो एक ही तरफ जो है बारिश कर देती है, दूसरी तरफ जो है पूरा का पूरा सूखा एरिया होता है, वही क्षेत्र पूरा का पूरा जो है सूखा रह जाता है। तो इसमें जो है आप बस इतना भी समझ लीजिए कि जो पश्चिमी, जो उष्णकटिबंधीय का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे जो है ये शुष्क पड़ा रह जाता है, ठीक है। तो शुष्क पड़ा रह जाता है। अब उसको आगे मैं क्लियर करूँगी। यहाँ पर जो है आप लोग बस इतना ही समझिए कि शुष्क पड़ा रहने के कारण जो है वो रेगिस्तानी एरिया रह जाता है, ठीक है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी होती है लेकिन वर्षा जो है बहुत कम होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो है वनस्पतियों की कमी रहती है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान यह विकसित होती हैं और इसे जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। मतलब जो वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जानवरों के बारे में क्या बोला जाता है? जानवरों के शरीर पे मोटा फर होता है, मोटी चमड़ी होती है। अब यहाँ पे अभी दिखाऊंगी मैं, जो कि ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। यहाँ के जानवरों में कौन कौन से, मतलब कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? अगर महाद्वीपों के पश्चिमी जो बात किया गया है कि रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तानी इलाका है, जो पश्चिमी एरिया है, उसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो वहाँ पे सील, वॉलरस, कस्तूरी भैंस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी, ये जो है जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वॉलरस, ये देखिए सील है, ये सील एक प्रकार का जानवर है। और ये जो है इसका कारण यही है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ये रहते हैं और इनका इसीलिए जो मोटा फर और मोटी चमड़ी के कारण जो है ये अपने आप को जो है सुरक्षित रख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई सजेशन है वो भी दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली जो भी आपके आसपास कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये मटेरियल उस तक जो है पहुंच जाए। मेरी जो मेहनत है किसी के काम आ जाए तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को यहाँ से हमेशा बेस्ट मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों की CDP की क्लास भी बहुत जल्दी होगी। ऑल दी बेस्ट।